बिल्कुल वही बात करेंगे गोरखपुर लोकसभा सीट की। तो यहाँ से आपको बता देते हैं कि चुनावी मैदान में कौन कौन है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में रवि किशन बीजेपी से, काजल निषाद कांग्रेस से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। अब इसी के साथ जो है कुल कितने मतदाता है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, उसके बाद जनादेश की भी बात करेंगे। तो मतदाता यहाँ पर कुल अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि 42,71,547 कुल मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 22,85,465 और महिला मतदाता 19,86,082 है। इसी के साथ जो है अब जनादेश की ओर भी रुख करेंगे। तो आपको बता देते कि यहाँ का गोरखपुर लोकसभा सीट का जनादेश 2019 में क्या रहा है। रवि किशन यहां से जीते थे बीजेपी से और राम भुआल निषाद जो है सपा से हारे थे। अब जो है एक बार यहां पर जो है इस लोकसभा सीट के अंदर कितनी विधानसभाएं आती है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो विधानसभा की जो स्थितियां हैं, अकबरपुर कंपियरगंज में कमल खिला है, विधानसभा पिपराइच में भी कमल खिला है और विधानसभा गोरखपुर शहर में भी कमल खिला है, गोरखपुर ग्रामीण और सहजनवा में भी कमल खिला हुआ है। तो ये जो कमल है हर जगह खिला हुआ है, तो अब पूरे विधानसभाओं में कमल खिला हुआ है नवजीत। तो लोकसभा में क्या खिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये इस लोकसभा सीट जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है ये जो है ये मंदिर का प्रभुत्व माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो यहाँ मुस्लिम वर्ग भी है वो भी जो है लाइक करते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ खड़े हों वहां ये मतदान करते हैं। योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि से भी इसे जाना जाता है। बिल्कुल। और लगातार वहां से 5 बार सांसद भी रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और उन्हीं की अब छत्र छाया में यहाँ रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं और देखना होगा कि क्या होता है। ये 2019 में रवि किशन यहाँ से जीते थे और 2009 में योगी आदित्यनाथ, जैसे कि आपको बताया ही 5 बार लगातार इन्होंने, और परवीन निषाद सपा से 2014 में जीते थे। लेकिन उसके बाद से ये 2019 में रवि किशन और 2024 में भी रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं। देखा जाए कि ये दोहरा पाते हैं जीत या नहीं। आशाएं हैं, लेकिन देखा जाए जनता का मूड किधर जाता है किधर नहीं। बिल्कुल। तो अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि गोरखपुर जो है ये रवि किशन जो हैं बीजेपी जो प्रत्याशी हैं ये भोजपुरी स्टार रह चुके हैं। और इस बार जो है पिछले लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से निरहुआ लड़े थे और इस लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए कि गोरखपुर से रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि जो भोजपुरी के स्टार हैं ये बीजेपी इनको खींच ली है, इनकी लोकप्रियता को भुनाना चाहती है और भुना भी रही है लगातार। और ये अब देखिए काराकाट से अगर जो बिहार की तरफ थोड़ा सा रुख कर लें तो काराकाट से पवन सिंह, उनको ये भी सुपर स्टार हैं भोजपुरी के। तो ये सुपर स्टार क्या है, उनको तो पावर स्टार कहा जाता है पवन सिंह को। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो हिमाचल की जो लोकसभा सीट है वहां से कंगना रनौत को भी जो है पार्टी ने मौका दिया है। तो चमकते सितारे बिल्कुल और फिल्मी सितारे, चाहे बॉलीवुड या फिर इसको भोजीवुड कह सकते हैं, तो भोजपुरी के स्टार और हिंदी के स्टार का मिला जुला। अब इनके सामने जो काजल निषाद हैं यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, अब ये क्या कर पाती हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हाँ, अब हम बिल्कुल तभी सब कुछ क्लियर हो पाएगा। तो अब हम अपने मेहमानों की तरफ जरा थोड़ा सा रुख कर लें। बिल्कुल। और जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वो डॉक्टर विप्लव चौधरी, प्रवक्ता बीएसपी, और के विश्वदेव राव, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत कर दें डॉक्टर विप्लव चौधरी। गोरखपुर की सीट योगी आदित्यनाथ की मानी जाती है और उनकी प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि मानी जाती है। ऐसे में बीएसपी कहां पाती है अपने आप को? तो चलिए के विश्वदेव राव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे।
क्या लगता है कि गोरखपुर में रवि किशन सुपरस्टार भोजपुरी के चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी विजेता रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार दोहरा पाएंगे अपनी वो जीत? देवेंद्र जी, पहले तो बहुत नमस्कार। और लोकतंत्र के इस पर्व को सभी की शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि गर्मी का ध्यान रखते हुए सभी मतदाता निकले और वोट ज्यादा से ज्यादा दें। आप जब गोरखपुर की बात करते हैं तो ये पूर्वांचल का गढ़ माना जाता है और यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का खास क्षेत्र है। इस रवि किशन जो लड़ रहे हैं वहां से, उनका भी खुद का कहना है कि महाराज जी जैसे बोलते हैं योगी जी को, उनके नेतृत्व में ही उनके दिशा निर्देश पे ही वो चुनाव वहां लड़ रहे हैं। और जब पिछली बार भी जब वो चुनाव में उतरे थे मैदान में, तो वो करीबन आप समझिए 3 लाख वोटों से जीते थे। तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री यहाँ मायने रखती है। इस बार पार्टी के पास जो काजल निषाद जी को टिकट दिया है, आज उनका वैसे जन्मदिन भी है, मैं बता दूं आपको, तो जानकारी है। तो हम लोग यहीं से बधाई हम दे देते हैं, काजल निषाद को बधाई दे देते हैं। लेकिन अब जनता उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कितनी करती है, ये देखने वाली बात होगी। यही बात मैं अभी गोरखपुर में ही लोगों से बात कर रहा था, तो वहां पर गर्मी तो काफी हो गई है इस समय, और वहां वोट प्रतिशत भी धीमा ही चल रहा है गर्मी की वजह से। और बूथों पर इस समय फिलहाल की स्थिति में 11 बजे के समय थोड़ा कम लोग पहुंचे हैं। सुबह क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक था, हवाएं चल रही थी, तो ठंडा मौसम था, तो उस समय वोटिंग परसेंटेज आया। लेकिन आने वाले समय में वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद थोड़ा बढ़ना चाहिए। और गोरखपुर क्षेत्र में की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पर डेवलपमेंट बहुत हुआ है। वहां पर क्योंकि वो मुख्यमंत्री का खुद का क्षेत्र है, इसलिए वहां पर उन्होंने डेवलपमेंट को खास देखा है। हर शनिवार इतवार वो वहां पर बैठक करते हैं, जनता दर्शन करते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और वहां की राजनीति से वो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वहां से वो स्वयं सांसद 5 बार बन के जा चुके हैं, तो उनके प्रभाव वाला क्षेत्र है। और ये जो रवि किशन है, ये खुद एक स्टार है। जैसे आपने बोला भी, भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े स्टार है ये। इनका खुद की एक फॉलोइंग है वहां पर, और इन्होंने अपनी सांसद निधि से वहां काम भी काफी कराए हैं। तो मुझे लगता है इनके चांसेस ज्यादा प्रबल हैं वहां पर। काजल निषाद जी को जो टिकट दिया है, वो रणनीति के तहत एक टिकट दिया है, क्योंकि वहां निषादों का वोट परसेंटेज काफी है। तो उसको कैप्चर करने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने उनको कैंडिडेट बनाया है। चलिए, ठीक है, हम पुनः आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ जावेद मलिक जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ विप्लव जी तो हैं ही हैं। विप्लव जी की आवाज हम तक नहीं आ रही थी, नहीं तो हम सवाल उनसे पहले करना ही चाहते थे, लेकिन अब चूंकि जावेद मलिक जी आ गए हैं तो पहले इनसे सवाल ले लें और उसके बाद हम आते हैं। विप्लव जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जावेद मलिक जी, गोरखपुर में ये बातें मानी जाती हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उनका प्रभाव वाला क्षेत्र है, और रवि किशन जी जो हैं भी मतलब काफी भोजपुरी के स्टार हैं। जो सीटें निकली हैं पिछली बार, जो जीते हैं रवि किशन शुक्ला, और अब पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अपने कामों के आधार पे, अगर जो जीत के दावे आप लोग कर रहे हैं तो इनके काम के आधार पे कर रहे हैं, या कि सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रभाव के कारण कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पारिवारिक पार्टी तो नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है।
और जो कार्यकर्ता काम करता है उसका काम जो है बूथ से लेकर और जिला स्तर तक दिखाई देता है। रवि किशन जी हैं, जनता से जुड़े हुए नेता हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, प्रदेश भर के नेता हैं। माननीय मोदी जी हैं, तो देश के नेता हैं। तो जितना भी काम गोरखपुर में हुआ है, जितना भी काम प्रदेश में हुआ है और जितना भी काम देश भर के अंदर हुआ है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव में गई है। हर घर तक पहुंचने का प्रयास किया है, हर गरीब तक पहुंचने का प्रयास किया है, हर मध्यम वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया है, हर युवा तक, हर महिला तक, हर किसान तक। तो जब हम लोग सब तक पहुंच रहे हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सबने सब लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है। और आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गोरखपुर ही नहीं पूरे समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर घूम रहा है, बूथ बूथ घूम रहा है, घर घर घूम रहा है। और मैं तो खुद गोरखपुर गया हूँ, मैं खुद बनारस भी गया हूँ। मेरा निजी तजुर्बा रहा कि मैं पिछली बार भी जब गोरखपुर गया था तो ऐसा विकास मैंने गोरखपुर के अंदर नहीं देखा था। जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें बन गई, कच्ची कॉलोनियों तक में सड़कें बनी। जिन कॉलोनियों तक विकास तो हुआ है सर, विकास नहीं, विकास तो हुआ है। गोरखपुर हमारा भी आना जाना होता रहता है, स्तर पर पहुंचने की चीज आई है जी। नहीं, विकास तो हुआ है, हमारा भी गोरखपुर आना जाना होता रहता है, तो इसमें दो राय नहीं है कि विकास हुआ है। एक बात तो हमारे समझ में नहीं आती है और ये प्रश्न हम आपसे करना ही चाहते हैं। विप्लव जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्षमा चाहते हैं, हमें ये सवाल करना ही था। सवाल ये है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं अक्सर युवा ही हैं, हमको लग रहा है। युवाओं की संख्या तो ज्यादा होगी ना आपकी? जी जावेद मलिक। बीजेपी में तो हर इस तरह का कार्यकर्ता युवा भी है। नहीं, युवाओं की संख्या ज्यादा है क्या? नहीं, संख्या किसकी ज्यादा? संख्या किसकी ज्यादा है? युवाओं की ज्यादा है या बुजुर्गों की? बीजेपी में तो हर एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, चाहे वो युवा हो चाहे वो नहीं, संख्या किसकी है? और आपने संख्या किसकी है सर ज्यादा? हम ये जानना चाहते हैं। क्या युवाओं की? क्योंकि देखिए युवाओं की ज्यादा है, युवाओं की संख्या ज्यादा तो है। आपके लिए काम करते हैं, युवाओं की संख्या ज्यादा है और हमें लग रहा है ना। सुनिए तो, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, इसके बाद हमारा सवाल शुरू होता है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भरत सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक सवाल हम कर रहे हैं जावेद मलिक जी से। अगर बुरा लगेगा तो हमें माफ कर दीजिएगा जावेद मलिक जी। जो आपके युवा कार्यकर्ता हैं, जो ज्यादा संख्या में हैं और पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम करते हैं, क्या वो नौकरी पेशा हैं, बिजनेसमैन वाले हैं या बेरोजगार हैं? देखिए, हर तरह का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो नौकरी पेशा है वो भी है, जो किसान है वो भी है, जो नौजवान है वो भी है, जो अपना हम नौजवानों की बात कर रहे हैं सर, हमें घुमाने की कोशिश मत कीजिए सर, माफ कीजिएगा, घुमाइए मत। हम नौजवानों की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको, आपने कैटेगरी बताई तो मैं भी कैटेगरी बता रहा हूँ। हाँ, आपने कैटेगरी बताई ना मुझे, तो मैं भी आपको कैटेगरी बता रहा हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला भी कार्यकर्ता है और विदेश में रहकर जो बिजनेस कर रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी का। वो तो जो विदेश में रहकर के काम कर रहा है वो तो आपके बूथ तक जाएगा नहीं ना सर, वो तो आपके बूथ तक जाएगा नहीं। जो विदेश में रह के काम करता है वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता तो होगा नहीं। देखिए, बूथ स्तर पे हमारा बूथ अध्यक्ष बैठा हुआ है, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता है, हमारी जो पार्टी है बूथ स्तर नहीं सर, बूथ स्तर के जो आपके कार्यकर्ता हैं और जो नौजवान हैं जी, जो नौजवान है बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, मेरी बात सुन लीजिए, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जी जान लगाते हैं, जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, वास्तव में उनका प्रयोग पार्टियां करती हैं, चाहे आप बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अगर आपकी पुनः सरकार बनती है तो उनके लिए जरूर सोचिएगा, जरूर सोचिएगा, नए कार्यकर्ता बनाइएगा, लेकिन उनके लिए जरूर सोचिएगा। चलिए, कोई और हो, देश का हर नागरिक को रोजगार करने का अधिकार है और बहुत सारी सरकार की योजनाएं ऐसी हैं जिनको आप सरकार से मदद लेकर काम अपना कर सकते हैं। चलिए ठीक है, उनको जरूर दिलाइएगा सर, अपने कार्यकर्ताओं को जरूर दिलाइएगा, क्योंकि जीत में सबसे ज्यादा योगदान उनका होता है। बैठे हुए हैं जो दूसरी पार्टियों के हैं, हाँ, खादी ग्राम उद्योग से आप लोन लेकर के अच्छे से अच्छे बिजनेस कर सकते हैं अपना। ठीक है, ठीक है। भरत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वंदना सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, हम डॉक्टर विप्लव चौधरी, हम आपके पास आना चाहते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि गोरखपुर की सीट पर अपने आप को बीएसपी कहां पाती है? बिल्कुल जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें हमारी बात रखने का मौका दिया।
जी। देखिए, इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि गोरखपुर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्म भूमि है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रभाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके चेहरे पर ही चुनाव हो रहा है। लेकिन जो सरकार के प्रति जो नाराजगियां हैं युवाओं में, किसानों में और बेरोजगारों में, खासकर आप देखिए किसानों में आप जाएंगे, आप देखेंगे जिस तरह से जो गौवंश का एक बड़ा मुद्दा है उसमें बहुत बड़ी नाराजगी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों में है। बेरोजगार युवाओं के में जो बहुत बड़ी नाराजगी है कि सारे पेपर जो उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सारे लगातार लीक हो रहे हैं। कोई भी एक पेपर उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अभी सही से नहीं करा पाई है, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट वहाँ बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और उसके परिणाम आपको 3 दिन बाद पता चलेंगे। और हम अगर आपको गोरखपुर से थोड़ा सा और बगल पे ले चलता हूँ, कुशीनगर की सीट है, महाराजगंज की सीट है, वहाँ पर उन दोनों ही सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लीड कर रही है और आपको ये नतीजे 4 तारीख को दिखाई देंगे कि दोनों ही सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती से, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। अच्छी बात है, ठीक है। हमारे साथ वंदना सिंह जी, सपा नेता जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देर से जुड़ी, लेकिन चलिए देर से ही सही दुरुस्त जुड़ी, आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है, आपकी आवाज हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सवाल आपसे सवाल ये है कि 2014 में सपा जीती थी और उसके बाद बीजेपी, रवि किशन शुक्ला आए, फिर रवि किशन शुक्ला हैं। क्या लगता है गोरखपुर सीट पर आपके सहयोगी फाइट में हैं? जी, बिल्कुल है फाइट में। हाँ। और सबने अपनी अपनी ताकतें झोंक रखी है वहाँ है। और मैं देख रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी वहाँ पे काफी सक्रिय है और वहाँ पे डेरा दिए हुए थे बहुत दिन से। हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी जी। तो सबने अपनी अपनी ताकतें झोंक रखी है। अब इनका है, इन्होंने क्या किया है 5 साल में रवि किशन जी ने, ये जनता के सामने अपनी रिपोर्ट कार्ड तो दिखाएंगे और ये तो अब जनता अब फैसला करेगी कि किसको उन्होंने अब चुनना है। अगर आप देखें इतना साइलेंट वोटर है कि कहीं कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। किसी से आप सवाल पूछें तो वो कहते हैं बस दे दिया। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग अपनी जाहिर करते हैं क्या सोच रहे हैं, वो सब कह देते हैं विकास के नाम पे दे रहे हैं। तो इसमें अभी ये कह पाना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन लड़ाई जो है टक्कर की है और काजल निषाद जो है इनके बराबरी खड़ी हुई है, कांग्रेस की उस पे है, लेकिन पूरा सहयोग है उसको विपक्षी दलों का। और मुझे लगता है काफी चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं इस चुनाव में, खास करके आपका काफी चौंकाने वाले रिजल्ट दिखेंगे। और जैसे आपने कहा पहले कि 3 दिन रह गए हैं, वो तो सामने आ जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सभी कहेंगे जितने लोग खड़े हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन कौन जीतता है फाइनली ये तो 4 तारीख को आपको बिल्कुल। लेकिन आकलन तो सभी अपना अपना जरूर कर लेते हैं और गुणा गणित जरूर होता है जी। और ठीक है, हम अब अगली सीट पे चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि हमारी सहयोगी नवजीत को। चलिए अब रुक करेंगे सबसे पहले बड़ी खबरों की, और उत्तर प्रदेश से आ रही है। मिर्जापुर में मतदान के बाद बोले सपा प्रत्याशी रमेश चंद बिंद ने कहा पूरे देश में परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की लहर, ऐसा उन्होंने कहा है। वहीं मिर्जापुर से मतदान केंद्र से बोले प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मतदान के बाद बोले सपा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की लहर नजर आ रही है, ऐसा उनका कहना है। सुनिए रमेश चंद बिंद ने क्या कुछ कहा। सरकार बनेगी, विकास परिवर्तन की लहर है। आज लास्ट चरण का चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, विकास होगा। मान के चलिए लड़ाई में कोई रहेगा ही। मेन काम है कि विकास न होना, विकास न होने का कारण ये नहीं जानते हैं। आज जो चुनाव हो रहा है, सत्ता पक्ष के लोग घबरा गए हैं
जान रहे हैं कि मैं हार रहा हूं उससे, तो उस पीरियड में अपना सत्ता का धौंस जमाते हुए लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं कि ये लोग डर जाएं, वोट न पड़ पाए, इसलिए अपना हर एक सरकारी तंत्र का प्रयोग करके उपले। तो सरकारी तंत्र का प्रयोग करके चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे देश में जीत रहे हैं, काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में जीत रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हम सारे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे, और केवल काशी नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हर जगह है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में भी हम सभी 29 सीटें साधारण ही भारी अंतर से जीतने वाले हैं। जबलपुर में भी विजय का नया रिकॉर्ड स्थापित होगा, और देश में भी अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है। अगली बड़ी खबर की ओर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हिमाचल प्रदेश से विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान, पूरे क्षेत्र से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। मंडी क्षेत्र के 14 लाख लोगों की होगी जीत, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर, हम विकास कार्यों को आगे लेकर जाएंगे। लोगों ने, विक्रमादित्य ने लोगों से की अपील, ज्यादा से ज्यादा करें मतदान। तो आपको बता दें कि चुनावी मैदान में है, प्रत्याशी है ये। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि पूरी हिमाचल प्रदेश से जो है अच्छी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सबका दायित्व और बहुत अच्छा रिस्पांस पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र से मिल रहा है। चुनावों में भी मिला है, पूरे जो हमारी चुनावी प्रक्रिया थी, और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि वो वोटों में तब्दील होगा, विकास की जीत होगी। विक्रमादित्य सिंह की नहीं, मगर मंडी संसदीय क्षेत्र के 14 लाख लोगों की जीत होगी, और मिलकर हम विकास कार्यों को आगे लेकर जाएंगे। पोलिंग परसेंटेज बढ़े, क्या अपील करेंगे? मेरा वही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने आए, युवा, बुजुर्गवान, महिलाएं। आपको ये अधिकार आपके संविधान में मिला है, और उसका सही उपयोग करना ये हम सबका दायित्व बनता है। इसलिए मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि शाम 5-6 बजे तक मतदान होगा, तो सब अपने मतदान केंद्र पर जाए और भारी से भारी संख्या में मतदान करें। इस तरह की बातें इन्होंने कही हैं। अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारी सहयोगी नवजीत कौर महाराजगंज लोकसभा सीट के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से थोड़ा सा बता दें, उसके बाद फिर हम आते हैं, चर्चा करेंगे। चलिए इसी के साथ बात कर ली जाए महाराजगंज लोकसभा सीट की। तो आपको बता देते हैं कि चुनावी मैदान में कौन है। पंकज चौधरी बीजेपी से, कांग्रेस वीरेंद्र चौधरी चुनावी मैदान में है। चलिए अब आपको यहाँ बता देते हैं कि कुल कितने मतदाता हैं, पुरुष मतदाता, महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ पर बता देते हैं। उसके बाद जो है जनादेश की बात करेंगे। कुल मतदाताओं की अगर बात कर ली जाए तो 19,95,336 है, जिसमें से पुरुष मतदाता 10,51,572 है। महिला मतदाताओं की अगर बात कर ली जाए तो 9,44,364 यहाँ पर है। चलिए इसी के साथ अब जो है जनादेश की ओर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर 2019 का क्या कुछ जनादेश रहा था। पंकज चौधरी जीते थे बीजेपी से, अखिलेश सिंह हारे थे सपा से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2019 का आपको जनादेश बता रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि इस लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो विधानसभा फरिंदा में कांग्रेस, और विधानसभा नौतनवा में, विधानसभा सिसवा में कमल का फूल यानी कि बीजेपी, महाराजगंज में बीजेपी, और विधानसभा पनियरा में बीजेपी है। तो ये है विधानसभाओं की। चलिए इसी के साथ जो इतिहास पर भी नजर डालेंगे तो आपको बता देते हैं कि 2009 में क्या कुछ इतिहास रहा है, 2014 का और 2019 के इतिहास की और भी जो है नजर डालेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो वही बात कर ली जाए 2009 की, तो हर्षवर्धन कांग्रेस से जीते थे।
फिर 2014 में अगर देखा जाए तो पंकज चौधरी बीजेपी से जीते थे और 2019 में पंकज चौधरी बीजेपी से जीते थे। तो 14 और 19 में पंकज चौधरी, 2009 में हर्षवर्धन कांग्रेस से। बिल्कुल। चलिए अब जो है बड़ी खबर आ रही है इस बीच जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से मतगणना की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। स्ट्रांग रूम की व्यवस्था चाक चौबंद करने की कवायद शुरू। स्ट्रांग रूम की जो है तैयारियां की जा रही है और चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई हैं। स्ट्रांग रूम की व्याख्या चाक चौबंद करने की कवायद तेज। पुरानी जेल पहुंचे अनुपम। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने जो है अपनी पूरी तैयारियां कर ली है मतगणना को लेकर। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है। स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तो चलिए अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। जैसा कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आप सबसे परिचय तो करा ही दिया है और पुनः हम महाराजगंज सीट की तरफ रुख करेंगे। महाराजगंज सीट पर जो चेहरे हैं, जो महाराजगंज सीट की स्थितियों के बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे बीजेपी प्रवक्ता सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। सत्ता आपकी है, दावे भी आपके हैं, 400 पार के दावे हैं, इसलिए सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपका हक भी बनता है, तो बताइए कैसे जीतेंगे महाराजगंज? देखिए, जीत तो जनता दिलाने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम किया है और इस देश की जनता ने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेके ग्रामीण स्तर से और विश्व तक जो पहचान भारत को दी है, जो विकास कार्य किए हैं, जो सड़कों का जाल बिछाया है, जो आवाजाही के रास्ते सुगम किए हैं और जो जितने भी योजनाएं सरकार की थी वो सब लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो जीत दिलाने का काम जनता का है और कार्यकर्ताओं को मेहनत करने का काम है। जनता तक वो संदेश पहुंचाने का काम है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता घर घर जाकर सुनिश्चित करे कि माननीय मोदी जी ने जो आपकी योजनाएं दिलाई थी, या माननीय योगी जी ने जो आपके लिए योजना बनाई थी, हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने जो आपके लिए काम किया था, वो आप लोगों तक पहुंचा नहीं पहुंचा। और उसका निर्णय जनता करने वाली है और जनता निर्णय कर चुकी है कि पिछले 10 सालों में जनता ने जो देखा और जहां तक विकास कार्य नहीं पहुंचे था वहां विकास का काम हुआ, तो जनता ने तय कर लिया है और जनता के भरोसे ही 400 पार का नारा है। आपकी बार 400 पार का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है वो जनता के बलबूते है। चलिए, जनता ही आपको जिताना चाहती है, जनता ही हराती भी है और जनता ही जिताती भी है। अब काम तो सभी सरकार में आने के बाद करते हैं, लेकिन स्पेशल क्या है ये? भरत जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जो महाराजगंज की सीट है, महाराजगंज की, कांग्रेस के खाते में आएगी कि नहीं आएगी? चौधरी वर्सेस चौधरी है। देखिए, तय है और इस बार हमारे चौधरी वहां से जीतेंगे। उसका कारण है कि देश में जो महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, चीजों को देश की जनता दरकिनार कर चुकी है। देश की जनता कहीं न कहीं से बहुत परेशान है, तब से जूझ रही है इस सारी चीजों से। भाजपा जितना भी कह लें कि नहीं हमारी सरकार बनेगी या हमारी सरकार आएगी, तो आप उससे कह दीजिए पूछिए कि देश की जनता के लिए पिछले कितने वादे आपने पिछले 10 सालों में किए थे, क्या एक भी वादा आपने पूरा किया? महंगाई, आपने कहा था कि जब हम आएंगे बहुत हुई महंगाई, और अब की बार मोदी सरकार का नारा आपने किया था, वो फेल हो चुका। एक बार भी 10 साल में मुझे लगता है कि एक बार भी किसी प्रवक्ता शायद मुझे नहीं लगता है कि इस विषय का एक बार भी बोला हो ये नारा। 80 करोड़ जनता की बात करेंगे, ये अनाज की बात करेंगे, वो तो हमारी सरकार ने इसको पास किया था उस समय और हमारी सरकार में इसको जो है ये पास किया कि कोई नई बात नहीं है। अगर आप जो है जितने वादे, मैंने कहा ना कि एक बार बैठे थे भाजपा के उससे 10 सालों में आपने किसी भी चैनल पे एक बार ये कहा होगा बहुत बड़ी महंगाई की मार कह दीजिए कुछ, क्या इन्होंने महंगाई के बारे में चर्चा की? इन्होंने 2 करोड़ नौकरी साल में देने की बात की थी, 2 लाख भी एक साल में दे पाए क्या?
के जो सबसे युवा देश अगर जाना जाता है, पहचाना जाता है और माना जाता है तो भारत माना जाता है। और इसी भारत में आज जो है युवा डिग्री के दर दर भटक रहे हैं। भाई आपने तो कहा आज उस पे आप जो है अपने जो है धारण करने के लिए अब चले गए केरला, एक पीछे पे नहीं बोलेंगे। अब आप कह रहे हैं महिलाओं के खिलाफ जो है अत्याचार नहीं, सबसे ज्यादा अत्याचार किसी महिलाओं के खिलाफ अगर बढ़ा है, हुआ है तो भाजपा की सरकार में हुआ है। और कौन करता है? इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके जो है विधायक, इनके सभी नेता जो है नीचे से लेके ऊपर तक सारी जो है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते हैं, चाहे वो कर्नाटक का रेवन्ना हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो हरियाणा का जो मंत्री हो, सारे नेताओं को देख लीजिए। देखो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस नारा कौन देता है? भाई आप इसके प्रधानमंत्री देते। नहीं, वो तो स्लिप ऑफ टंग है, उसे नहीं ले सकते, स्लिप ऑफ टंग है। आपके नेता नहीं, ये तो किसी का भी, हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, स्लिप हो जाती है, जुबान स्लिप हो जाती है जी। ये अगर हमारे साथ होता है, यही चीज हमारे साथ होता है, और जब हम कहते हैं देवेंद्र जी, तब ये लोग मानते नहीं, ये तो इसके आचरण है, ये तो ये कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, यही तो हम अगर तो ये ठीक है, मैं मानता हूँ गलतियां होती हैं, बहुत बार प्रधानमंत्री से गलती हुई है, लेकिन वो चीज तो विपक्ष के लोगों पर भी तो लागू होती है ना जी। बिल्कुल, इनके पे लागू, ठीक है, नहीं सब पे लागू होती है। अगर जो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं तो सब पे लागू होती है। वंदना जी हैं हमारे साथ, सपा नेता वंदना सिंह जी, क्या लगता है कि महाराजगंज में आपकी सहयोगी क्या कुछ गुल खिला पाएंगे? जी, पहले तो मैं ये भाजपा प्रवक्ता को थोड़ा जवाब देना चाहूंगी जी। ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। भाई साहब, राशन जो है इस देश के पैसे से जा रहा है, भाजपा का पैसा और मोदी जी का पैसा नहीं है। और आप क्या इस देश को भिखमंगा बनाना चाहते हैं कि 5 किलो राशन दे के आप सोचेंगे सबको खरीद लिया है आपने? ना आप नौजवानों को नौकरियां दे पा रहे हैं, ना उनको सुरक्षा दे पा रहे हैं, दे क्या रहे हैं आप? और फिर आप कह रहे हैं कि विश्व में डंका बजाए। अभी आपको बता दूं, यूरोप के पार्लियामेंट में मोदी जी का नाम लेके कहा गया है कि इन्होंने हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खत्म किया है, हिंदू मुसलमान करके वहां पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। इसका क्या जवाब देंगे? ये हमारा डंका भी बज रहा है बाहर। तो इस तरह की बातें करने से पहले ये देख लें देश के लिए क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं हम देश के लिए। और रहा सवाल जनता का कि जनता आपको देने जा रही है 400, 500, 1000, ये आप देख लीजिएगा, 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा। सब लोग त्राही कर रहे हैं, सब परेशान हैं आपकी नीतियों से। कोई नीतियां है ही नहीं आपकी। उत्तर प्रदेश सबसे यंग स्टेट माना जाता है यहाँ का, हमारे हिंदुस्तान का। कितनी नौकरियां आपने दी हैं, ऊपर से अग्निवीर मर दिया है। बच्चों में हमेशा गरीब घर के बच्चों में गरीब क्या तैयारी करते हैं फौज में जाने की। आप कह रहे हैं कि हमें 5 साल और दे दीजिए, उनको आप 4 साल दे रहे हैं। फौज में जाइए, उसके बाद आप निकलिए और मर जाएं तो उनको शहादत भी नहीं। ये आपकी नीतियां हैं। इस बार जनता आपको बिल्कुल जवाब देगी, जैसा आपने कहा ना कि जनता ने मन बना लिया, बिल्कुल बना लिया है। अब आते हैं महाराजगंज में। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि बहुत ही चौंकाने वाले इस बार आ रहे हैं नतीजे, और महाराजगंज भी उससे कहीं हटा हुआ नहीं है। चलिए, तो यहाँ से भी चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी? हाँ मैडम ने बात कम शब्दों में रखिएगा। बात उठी कि मुसलमान इसको परेशान किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश में 10 सालों के अंदर कितने दंगे हुए हैं जिनमें मुसलमानों को बर्बाद किया गया, तबाह किया गया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान सबसे, और सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में सिर्फ और सिर्फ दंगों का 10 झेला है। मुसलमान प्रताड़ित रहा, उसमें मुकदमे लगते रहे। आज वही मुसलमान है जो ना तो थाने में जाता है, सुरक्षित अपने घर पे काम करता है, सुरक्षित पहुंचता है। और खाली मुसलमान ही नहीं, हर किसी बहन बेटी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के अंदर।
जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, अब क्रिश्चियन भी है उसमें, खाली हिंदू मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन भी आपने शामिल रिपोर्ट उठा के देख सकते हो। अब आपको ये भी आपत्ति है कि संडे को छुट्टी क्रिश्चियन से होती है, हिंदुओं में नहीं बना हुआ है होती है। सरकारी। अरे आप कहाँ किसको ला रहे हैं, हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना हमारी चाहते हैं सरकार में आप? शोषण नहीं होता है, हमारी सरकारों में सशक्तिकरण होता है। भरत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए। विप्लव जी के पास जाना है और के विश्वदेव राय जी भी हैं, उनसे भी राय लेनी है जल्दी से जी। मैं उत्तर प्रदेश की एक घटना आपको बता दूं, एक चाहती है जौनपुर की सीट की घटना। मायावती को धनंजय सिंह को सीट देती, वो सीट से अपना जो है मुस्लिम लगी है। ये किसके कहने पे ये आरोप है, ये जो है ये अमित शाह के कहने हुआ है। धनंजय सिंह वो खिलाफ लड़ना चाहते थे, इनके खिलाफ लड़ रहे, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जो है भाजपा और भाजपा, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है उनके डराया गया, इस तरह से धमकाया। कौन डराने वाला? टीम है ना ईडी की, उसके पास डराना धमकाना, अगर नहीं मानो चलता है क्या? इस तरह से ठीक, अगर इस तरह से ही कराना है आप कह दीजिए ना कि 540 हमारी ठीक जो है उसको लेके संसद में 540 हमारे बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर विप्लव चौधरी विपक्ष के लोग करते हैं। बीएसपी महाराजगंज में अपने आप को कहाँ पाती है? ठीक है भरत जी, बात समझ में आ गई है। एक तो पहले आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है तो समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जो भी समझ में आया है वो हमारे दर्शक जरूर, अगर जो ध्यान से सुने होंगे वही समझ पाए होंगे। तो हम पुनः आपके पास आएंगे, लेकिन विप्लव जी हम आपके पास आना चाह रहे हैं। कहाँ पाती है महाराजगंज में आपकी पार्टी अपने आप को? जी देवेंद्र जी, दो बातों पर मैं पहले कहूँगा, तो मैं महाराजगंज से आता हूँ। पहला तो ये है कि देखिए, आपने कहा कि महाराजगंज में कहाँ पार्टी है, आपने तो हमसे सिर्फ कांग्रेस कवर कर दी। आपने जिस तरह से दिखाया है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर दी, जैसे बसपा कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा है, मीडिया जो नैरेटिव जिस तरह से बिल्ड करता है कि ये लड़ाई 1-1 है, जबकि वहां पर लीड करने की पोजीशन में बसपा का कैंडिडेट है। आपने उसको पहले में दिखा दिया कि लड़ाई वहां पर भाजपा कांग्रेस की है। चलिए हम एक तस्वीर और बढ़ा देते हैं। अभी हम बोलते हैं अपने प्रोड्यूसर से कि एक तस्वीर और बढ़ा दें, लेकिन ठीक है। ये जो जावेद मलिक की बात कह रहे थे, तो जावेद मलिक जी को मैं एक बात याद दिलाऊं कि 2014 से 2024 तक केंद्र में भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी, और ये बात बहुत ही आप इसको गर्व के साथ कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये दरअसल आपको शर्म के साथ कहनी चाहिए कि आपने पिछले 10 साल में ऐसी हैसियत लाती है, लोग देना पड़ रहा है, दे रहे हैं, तो क्या आएगा? लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और हम आपको दिखा दें विप्लव जी एक चीज और दिखा दें हम आपको। गर्मी में लोगों को भाषा बांट रहे हैं, गर्मी का मजाक करके रख दिया है। आप क्या राशन दे रहे हैं साहब? खा सकते हैं ऐसी गर्मी? आप शुरू हम किसी और का छोड़ देते, आप खा सकते हैं? आप खा सकते हैं ऐसी क्या बांट रहे साहब? तो मैं मजाक कैसा शांत थे उन लोगों को हमने नहीं बनाए। केंद्र में आप रहे, केंद्र में कांग्रेस रही है, कांग्रेस ने राज किया, आपने राज किया। आज आधी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में है। जब सत्ता आपने लकीर बना रखी है कि 10 साल आप राज करेंगे, 10 साल लोग राज करेंगे, बंदरवाट की सिचुएशन बना दी है। उस बंदरवाट में सबसे ज्यादा नुकसान भारत की जनता का होता है। आज आधी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में, कल कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाएगी तो आधी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में आ जाएगी। आपने बंदरवाट की पैदा करने के बाद भारतीय जनता के साथ जो लोग अगर वो और उसका आपको देखने को मिलेगा। आप 4 जून को नतीजे देख लीजिएगा। अगर जिस प्रकार की आपने अनुतांत्रिक व्यवस्थाओं को पैदा करने की कोशिश की है, तानाशाह की स्थापित करने का प्रयास किया है, जिस तरह से आपने लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं, आपने इंदौर देख लीजिए, आप उड़ीसा में देख लीजिए, आपने जो जौनपुर में किया है, वैसे ही तानाशाही के नतीजे जो है 4 जून को दिखाई जिस प्रकार से आपको जवाब देने जा रही है आदरणीय जावेद मलिक साहब। याद रखिएगा, इंडिया साइनिंग का जो हज 4 जून को आप देखिएगा सरकार का होने जा रहा है। चलिए ठीक है, चलिए के विश्वदेव राव साहब, चलिए ठीक है।
महाराजगंज में बसपा ठीक है, का के कैंडिडेट विष्णुदेव राव चुनाव लड़ रहा है साहब, और के विष्णुदेव राव साहब, आपका गणित क्या कहता है, जल्दी से जा रहे हैं। बताइए जी। सही मैं मानता हूं, बसपा भी वहां फाइट में है। आप 2014 का अगर चुनाव देखेंगे, 2014 के चुनाव में बसपा सेकंड नंबर पे आई थी। भाजपा के पंकज चौधरी सांसद ही जीते थे वहां से, 2 बार 3 बार के सांसद रह चुके हैं, चौथी बार पुनः लड़ने आए हैं। और एक बात और इनके बारे में बता दूं, ये वित्त राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में जी। पर में उज्ज्वला योजना और सरकार की सभी योजना बहुत अच्छे से क्रियान्वित करी है, हम ग्राउंड पे जाके देख चुके हैं इसको। लेकिन एक बात मैं यहाँ जोड़ दूं सबको कि ये पूर्वांचल के क्षेत्र में खास तौर पे मोदी जी और योगी जी का प्रभाव पे ही सीटें ज्यादातर लड़ी जा रही है। इंडिविजुअल जो सीटें हैं, जैसे ये महाराजगंज की सीट है, या पंकज चौधरी कई तीसरी बार लड़ रहे हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में है और 2 बार पहले से जीत चुके हैं इसी सीट पे, तो उनका अपना प्रभाव क्षेत्र खुद का पहले से बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात करिए आप समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, तो मैं सुप्रिया श्रीनेत्र यहाँ से लड़ी थी पिछली बार 2019 के चुनाव में, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं केंद्र में, और उनको 72,000 मात्र वोट मिले थे। वो काफी पिछड़ गई थी यहाँ से। अब इसी क्रम में इस बार देखें तो इस क्रम में जो अब की बार जो कैंडिडेट उन्होंने दिया है वो जाति समीकरण के हिसाब से दिया है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने, और कांग्रेस की सीट पे टिकट पे वो लड़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ और बातें भी जोड़नी पड़ेगी। पूर्वांचल के रण में एक बात बहुत ज्यादा प्रभावी हुई है 2017 के चुनाव के बाद विधानसभा के, कि यहाँ पर माफिया राज और लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या रही है इस पूरे क्षेत्र में। उसको कहीं ना कहीं योगी सरकार जब कहती आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर हमने सुधारा है, तो उसका असर भी इस पूरे पूर्वांचल की बेल्ट में खास तौर पे दिखाई देता है। और ये जितनी सीटें इस चरण में, इस आखिरी चरण में जो आ रही हैं, उस पे पिछली बार 2 सीटें छोड़ के बाकी सारी सीटें बीजेपी जीती थी। इस बार बीजेपी ने जो लक्ष्य बनाया है वो सभी सीटें जीतने का है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी यहाँ जो कैंडिडेट सिलेक्शन किया है बड़ा ही सोच समझ के किया है और जातीय समीकरण देखते हुए किया है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अच्छी खासी फाइट हो सकती है, लेकिन बसपा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लगातार सुबह 7 बजे से ही आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और शाम 6 बजे तक हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी बीच बड़ी खबरों से भी आपको जो है रूबरू कराते आ रहे हैं। तो चलिए, अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। बने रहे न्यूज़ आर के साथ।